in a curious system of medicine, philosophy, is treatment, interest or biology, energy, body, alcohol, participant, and attendance. So, Monday, philosophy days, and Tuesday, pharmacy days, Wednesday, mathematics days, and Thursday and Friday, practice of medicine. Okay, so start. How do you define philosophy? आप कैसे डिफाइन करेंगे फिलोसफी को? या कर सकते हैं फिलोसफी फ्रॉम ग्रीक, फिलोसफी वर्ड ग्रीक से आया है, ग्रीक वर्ड है. फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विजडम. नॉलेज मीन्स ज्ञान से प्यार. लव विजडम, ये एग्ज़ाम्स के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ख़ास है. फिलोसफी की डेफिनेशन लिखने के लिए आते हैं, और ये हमारे वक्त में भी आई थी जब हम बैचलर में भी थे, एमडी में भी थे, दो बार डेफिनेशन आई थी. फिलोसफी ऑफ विजडम इज द स्टडी ऑफ जर्नल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस. इसमें हम स्टडी करते हैं जर्नल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में, सच एज दोज अबाउट existence, reasons, knowledge, reason, existence, knowledge, and value, mind, and language. Philosophical method include, इसमें philosophical method include होता है क्वेश्चनिंग, उससे क्वेश्चन करना, सामने अपने प्रोग्राम्स को रख करके उसका ऑब्जेक्ट तैयार करना और फिर उस पर अपने आप से ही क्वेश्चन करना, फिर उस पर क्वेश्चन से सेटिस्फाई होना, और जब तक सेटिस्फाइड ना हो जाना उसके पीछे लगा रहना. मेथड इंक्लूड क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल डिस्कशन. ये या तो आपस में डिस्कस किया जाए या अपने आप से डिस्कस किया जाए, और अगर डिस्कस अपने आप से किया जा रहा है तो उसके आंसर तक तब तक पीछे लगा रहना जब तक कि उसका क्वेश्चन के पीछे लगा रहना जब तक कि आंसर मिल नहीं जाए. रेशनल आर्ग्यूमेंट करना, जिरह करना, डीप डिस्कस करना आपस में, एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशंस, और उसका फिर एक सही तरीके से एक सीरियल वाइज प्रेजेंटेशन देना. ये किसी भी साइंस के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए. फिलॉसफी इन सिंपल वर्ड्स. फिलॉसफी सिंपल वर्ड, द स्टडी ऑफ बेसिक आइडियाज़ अबाउट नॉलेज. जो बेसिक आइडियाज़ हैं उनके बारे में नॉलेज गेन करना, उनके बारे में स्टडीज़ करना. जो बेसिक आइडियाज़ हमारे पास हैं जैसे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, इसके बारे में बेसिक आइडियाज़ अबाउट उसके नॉलेज. तो राइट एंड रॉन्ग, सही है या गलत, जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो स्टडी है, जो हमारे सामने चीज़ें हैं वो सही है या गलत. रीजनिंग एंड द वैल्यूज़ ऑफ थिंग्स, इन पर विचार करना, इनके बारे में सोचना. ए स्पेसिफिक सेट ऑफ आइडियाज़ ऑफ पर्सन्स आर, एक स्पेसिफिक एक ख़ास सेट आइडियाज़ होता है उस पर्सन्स के लिए. आर ग्रुप, वो पर्सन या ग्रुप, कोई ग्रुप हो या पर्सन हो. ग्रीक फिलॉसफी, जैसे ग्रीक फिलॉसफी कहते हैं. अब जैसे कि किसी आप स्टडी करें हैं किसी एनिमल्स ग्रुप पे, तो वो ग्रुप हो गया. अब जैसे कि किसी मदर टेरेसा को रख दीजिए, पर्सन हो, तो इन पर आपने जो भी थीसिस तैयार की, जो भी अपने रिसर्च लेकर आए, वो पर्सन हो. या फिर आइंस्टाइन हुए या और भी साइंटिस्ट जैसे कि डार्विन हुए, इनके बारे में हमारी स्टडीज़ वो पर्सन हुए. ए सेट ऑफ आइडियाज़ अबाउट हाउ टू डू, हम उस पर सेट करते हैं क्या करते हैं. ये एक आइडिया, समथिंग जो भी है, आर हु टू लिव लाइफ, जैसे किसी चीज़ के बारे में, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उनका जो है
नेचर्स के साथ बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें स्टडीज़ के अंदर, ये फिलॉसफी का, ये हमारी फिलॉसफी कहलाती है। एक एक स्टेप के बारे में उस इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करना। व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी? क्या है बेस्ट डेफिनेशन फिलॉसफी की? फिलॉसफी इज द स्टडीज ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल, जनरल एंड फंडामेंटल, एक जो हमारे समाज में फैली हुई है, हमारे आसपास जो चीज़ें फैली हुई उसके बारे में स्टडीज़ करना, और फंडामेंटल खास तरीके के उसके बारे में स्टडीज़ करना। प्रॉब्लम्स सच है, उनकी ज़रूरत, रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में प्रॉब्लम सच एज दोज, और प्रॉब्लम स्टडीज़ करना सच एज दोज कनेक्टेड विद द रियलिटी, और उसकी रियलिटी से कनेक्टेड क्या चीज़ है उसके बारे में। एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यू और रीजंस, माइंड एंड लैंग्वेज, ये सारे चीज़ों के बारे में स्टडीज करना। द वर्ड फिलॉसफी कम फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी, ये आया कहाँ से वर्ड? द वर्ड फिलॉसफी come from the ancient Greek philosophers, ancient Greek से आया, पुराने ज़माने में जो ग्रीक हुआ करते उनके फिलोसफियर से ये चीज़ ली गई, जिसे फिलोसफियर विच इज द लिटरली मीन्स लव ऑफ विजडम। जो पढ़े लिखे लोग हैं इसके मानी है लव ऑफ विजडम, हमारा प्यार नॉलेज की तरफ, ज्ञान की तरफ, ज्ञान को पाने की तरफ, मतलब हमारे नॉलेज को गेन करने की तरफ हमें उससे प्यार हो जाए। जैसे कि एक सब्जेक्ट है, उसके रातों दिन उसकी कोशिश में लगे रहें, इसके सिवा हमारे सामने कुछ भी नहीं है, कोई भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं बचती है, बस जो है सामने जो स्टडीज़ है, बस यही हमारी सोना उठना बैठना हर चीज़ इसी के लिए है। और आप सोते से भी आपके माइंड में चीज़ें आए, आप उसको उठ के बैठ के करना शुरू कर दें, ये हुआ लव ऑफ विजडम। आपके जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसमें आपके बहुत से ख्यालात आते रहते हैं, आप जो कर रहे हैं। जैसे कि हमारे साथ ही होता है अक्सर, जब हम कोई पैदल चल रहे हों या बैठे हों या कभी कोई मतलब और अदर मीटिंग्स में भी हो, लेकिन हमारा ख्याल हमेशा ये यश की तरफ होता है। यश की तरफ क्या है? उनकी एक हर तरफ से रिक्वायरमेंट जो है, और दूसरों को कैसे इस चीज़ को ईजिली कर सके, तो ये एक कोशिश रहती है हमारी। तो एक अपने नॉलेज को बढ़ाना और हर वक्त उसके बारे में सोचना, तो ये लव ऑफ विजडम है। 4 types of philosophy. The 4 main branch of philosophy are logic, epistemology, metaphysics, and axiology. Types of philosophy. There are 7 branches of philosophy, namely metaphysics, axiology, logic, aesthetics, epistemology, and ethics, and political philosophy. The philosophy of history is a main study. Philosophy of history. Philosophy of history is a mainly study in terms of 4 main branch: metaphysics, hermeneutics, epistemology, ethics. ये क्या हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। फिलोसफी है हिस्ट्री की, जो मैंने स्टडी किया, उसके बाद जो स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे सामने है, उसके हिस्ट्री के बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना है। तो ये है 4 ऑप्शन, जिस तरीके से हम इसके डेटा कलेक्ट करेंगे। इसके माने भी देखिए, मेटाफिजिक्स, नाउ द एरिया ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ट्रूथ एंड नॉलेज। सही और नॉलेज, यही एग्जिस्टेंस क्या है, नेचर के साथ। दर्ज, जिससे हिंदी में हम कहते हैं दर्शन शास्त्र की शाखा, जिसमें अस्तित्व और सत्य और ज्ञान का अध्ययन होता है। What is the metaphysics in simple terms? Metaphysics is a major branch of philosophy. It concerns existence and the natures things that exist.
नेचर्स, इसके अंदर कंसर्न है एग्जिस्टेंस एंड द नेचर्स ऑफ द थिंग्स, उसके बारे में शेयर करना दैट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम ऑन्टोलॉजी। मेटाफिजिक्स कंसर्न द नेचर, मेटाफिजिक्स जो वो कंसर्न करती है नेचर से। जैसे ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन हम नेचर से लेते हैं, अब नेचर्स में इनके क्या रोल है, नेचर्स में हम बॉडी को नेचुरली किस तरीके से यूज करेंगे, नेचर से हम मेडिसिन का कलेक्शन किस तरीके से करेंगे, ये सारी हम स्टडी करते हैं। एंड द रिलेशंस ऑफ अमॉन्ग द थिंग्स दैट एग्जिस्ट, द मेटाफिजिकल आइडियाज दैट रिलेटिव एक्सिस्टेंस independently of one's mind and it can be known as called religion. इंडिपेंडेंट हम इसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। और रिलीजियस अकॉर्डिंग इसे हम किस तरीके से समझते हैं, जैसे कि नेचर है, सभी रिलीजन्स के अंदर दिया गया है कि नेचर से प्रेम करो, ग्रीन चीज़ों को मत काटो, ग्रीन पेड़ों को जैसे हरे भरे खेत हैं या बाग हैं, गार्डन्स हैं, इन्हें नुकसान मत पहुँचाओ। वो भी एक जीव है, एक लिविंग है, थिंग्स हैं जो इंसानों के जैसे ही वो सांस भी लेते हैं, इंसानों जैसे ही वो खाना भी बनाते हैं और इंसानों जैसे उनके बिहेवियर भी हैं। ये आप जब किसी एक प्लांट्स को आप अपने ड्राइंग रूम में लगाते हैं, खास करके मनी प्लांट्स के साथ हमने देखा है कि आप जब उसके साथ अच्छा वक्त आप गुजारते हैं और जब आप नहीं होते तो वो भी एक बार उदास हो जाता है। ये आप कभी मैनेज करिए, देखिए ये फीलिंग हमने मनी प्लांट्स के साथ अपने जो रूम में लगा हुआ हमने कई बार देखी। उसे अगर आप जाते हैं, उसे पानी देते हैं, उस पर हाथ फेरते हैं, जैसे कि मतलब उसे सहलाते हैं, तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड होकर और ज़्यादा ग्रीनिश की तरफ देखना शुरू हो जाता है। वरना फिर एक जैसे होता है कि उसे कितनी धूप लगी हो, कितना अनएनर्जेटिक हो, इस तरीके से लूज पत्तियाँ, लूज ब्रांचेस नीचे हमने अपने खुद साथ देख लिया प्लांट के साथ। तो आप जब किसी चीज़ को आप साथ रहते हैं तो वो आपके साथ ऐसा ही लगा होता है। तो ये है फिलॉसफी का हिस्सा और इसे हम स्टडी करते हैं और इसे महसूस करते हैं। तो ये कहने का मतलब है यहाँ रिलेशन नेचर के साथ हमारा कैसा है और बाहर एटमॉस्फेयर के साथ कैसा है, एनिमल्स के साथ हमारा रिलेशंस कैसा है, अननेसेसरी किसी चीज़ को हम हार्ट ना करें, यहाँ पर है द थिंग्स दैट एग्जिस्ट। और इस तरीके से हम उसके बारे में सोचें और द मेटाफिजिकल आइडियाज द रिलेटिव एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ ओन्स माइंड एंड इट। हम इस तरीके से अपने अकेले माइंड में इस चीज़ के बारे में विचार करते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं और आइडियाज़ निकालते हैं। अब जैसे कि आपने S1 को ही ले लिया, S1 के बारे में सोचने की तो बात है, S1 एक है लेकिन कितनी जगह यूज़ होती है, एक क्वेश्चन उठ जाता है जनरल से बात है कि क्या बार बार ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में लिखा हुआ या हम ही बार बार कहते रहते हैं S1 यूज फॉर बिफोर, तो उसके बारे में डिटेल्स खुद बैठ करके और उसके बारे में सोचिए। ये चीज़ें जो हमारे सामने आप देख रहे हैं जो निकल के आ रही हैं, ये हमने सोचा कि आखिर ये मेडिसिन काम क्यों कर रही, कैसे कर रही है, इसका रीज़न क्या है। फिर हमने इंग्लिश मेडिसिन का स्टडीज़ किया, इंग्लिश मेडिसिन की स्टडीज़ करने के साथ साथ फिर इंग्लिश मेडिसिन से अपनी मेडिसिन को कंपेयर किया, फिर इंग्लिश मेडिसिन जहाँ पे क्योर कर रही है वहीं पे S1 जाके क्योर कर रही है, तो इक्विवेलेंट देयर बोथ मेडिसिन। तो वो बाय द केमिकल है, ये बाय द नेचुरल है। तो हम नेचुरल वो हम स्टडीज़ कर रहे हैं एलर्जी सब्सटेंसेस को वो मैनेज कर रही है, ये डिस्ट्रॉय कर रही है, उसको मेटाबोलाइज कर रही है, वो मेटाबोलाइज नहीं करी, उसको सबसाइड कर रही है। तो यहाँ पर एक स्टडीज़ जो होती है हमारी डेप्थ में स्टडीज़ होती है, ये फिलॉसफी का एक हिस्सा होती है और फिलॉसफी ही इंसान को आगे बढ़ने के लिए एग्रेसिव करती है कि आप आगे बढ़ो और भी सोचो और कुछ भी है इसके अंदर जो अभी बाकी रह गया है। और यही साइंस का डेवलपमेंट है और यही नेचर्स का भी डेवलपमेंट है, यही हमारा भी डेवलपमेंट है, जो हमारा और आपका जो आज दुनिया डेवलप कर रही है इसी फिलॉसफी के ही थ्रू डेवलप कर रही है। एक्सोलॉजी लर्न टू प्रोनाउंस नाउन फिलॉसफी द स्टडी ऑफ द नेचर, ये एक्सोलॉजी के जो मीनिंग है यहाँ पर, द स्टडी ऑफ द नेचर्स वैल्यू एंड वाइब्रेशन। हम स्टडीज़ क्या करते हैं फिलॉसफी के अंदर,
नेचर्स ऑफ वैल्यू, नेचर्स की क्या वैल्यू है, एंड वैल्यूएशन, और इसकी वैल्यूएशन क्या हो, एंड ऑफ काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट आर अवेलेबल, और इसके कितने तरह के जो है मौजूद हैं वैल्यूबल हमारी लाइफ में, उसके बारे में स्टडीज कर रही। वन ऑफ द सेंट्रल क्वेश्चंस इन एक्सोलॉजी इज दिस, व्हाट एलिमेंट्स कैन कंट्रीब्यूट, और इससे हम किस टाइप के एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। द इंट्रिंसिक वैल्यूज ऑफ स्टेट ऑफ affairs. A particular theory of axiology, all consequently start with the axiology, which then tells you what things are values fitting to desire. और इस तरीके से हम नेचर के साथ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं और मैनेज करते हैं और फिट रहते हैं, ये डिजाइन। What is an example of axiology? The branch of philosophy dealing with the nature's value and the types of value. Natures of value और types of value. Natures value क्या है यहाँ पे, और types of value क्या है जो होगा। As in morals, aesthetics, religions, and metaphysics. Studies the ethics of the Christians and Jewish religions is an example of study in axiology. Logic means a proper or reasonable way of thinking about something. Sound reasoning, logic जो हमने सुना वो समझा और उस पर ध्यान दिया। A science that deals with the tools, process used in sound things and reasoning. Science that deals with rules and process used in sound things, जो हमने सुना उसके बारे में सोचा, एंड रीजनिंग, ये भी इम्पोर्टेंस थी। क्या हुआ, प्रोसेस, रूल एंड प्रोसेस, इसलिए रूल, नियम, प्रोसेस, एक वैल्यूज क्रिएट करना और किसी चीज़ को क्रिएशन की तरफ मूवमेंट करना। लॉजिक इन सिंपल वर्ड्स, in simple words, logic is the studies of correct reasoning, say reasoning, especially regarding making inference. Logic began as a philosophical terms and is now used in other disciplines like math and computer science. Logic means philosophical terms and is now used, यहाँ पे फिलोसफी के अंदर जो टर्म्स यूज किए जाते हैं इस तरह के, डिसिप्लिन लाइक मैथ, जैसे मैथ के अंदर होता है, एंड कंप्यूटर साइंस। एस्थेटिक्स, द स्टडी ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट, जैसे कला सौंदर्य शास्त्र भी कहते हैं। एस्थेटिक्स, description, aesthetic or aesthetics is a branch of the philosophy that deals with the natures of beauty. Natures, okay, सौंदर्य, नेचर की जो ब्यूटी मीन्स खूबसूरती, एंड टेस्ट, और उससे मिलने वाला जो हमें सुकून, टेस्ट, जिसके ज़बान को किसी चीज़ का टेस्ट एहसास होता है तो उससे एक राहत मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन होता है, तो यहाँ पे टेस्ट के लिए यूज करें। एज वेल एज द फिलोसफी ऑफ आर्ट, फिलोसफी एक आर्ट है, इट एग्जामिन्स सब्जेक्टिव एंड सेंसरी इमोशनल वैल्यूज और समटाइम्स कॉल्ड जजमेंट ऑफ सेंटिमेंट एंड टेस्ट। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट एंड सेंसरी एग्जामिन करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, इमोशन को जानते हैं, वही इमोशनल वैल्यूज़ को जानते हैं, जैसे हम मेडिसिन के बारे में देखते हैं, उसके हर तरीके से जाँच करते हैं, और
उसको समटाइम्स कॉल्ड जजमेंट, और उसके बारे में जज करते हैं क्या ये नुकसान करेगी या फ़ायदा करेगी, और सेट सेटिमेंट एंड टेस्ट, और फिर हम उस पर अपना एक निर्णय लेते हैं, एक डिसीज़न लेते हैं, और फिर उस पर एक अपना जो टेस्ट के अंदर मुझे कंक्लूजन निकलता है वो उसे नोट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, द philosophical study of the nature, origin and limits of human knowledge। origin, स्टडी ऑफ द नेचर, नेचर के बारे में स्टडीज करना, ओरिजिन कहाँ से शुरू हुई, शुरुआत, एंड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, जहाँ तक लिमिट है ह्यूमन नॉलेज। द टर्म्स उससे भी आगे, आज भी करोड़ों साल के वैल्यूज निकालते हैं कि लाखों साल पहले ऐसा हुआ था, ऐसे एनिमल्स थे, ऐसे इंसान हुआ करते थे, ऐसे दुनिया क्रिएट हुई। ये हमारे भी सब्जेक्ट में एक है क्रिएशन ऑफ लाइफ, उसके अंदर फिर आगे फिलोसफी के अंदर ये है, हम पढ़ सकते हैं, समझ सकेंगे कि हमारी लाइफ किस तरीके से शुरुआत हुई, और लाइफ क्रिएशन ऑफ लाइफ के साथ हमारी मेडिसिन का क्या रिलेशन है। ये हमने अपना पर्सनल एक प्रोग्राम तैयार किया है, फिलोसफी से ही रिलेटेड है, और उसमें हम सेल्स के क्रिएशन किस तरीके से करते हैं बॉडी के अंदर, और जब हम कैसे क्रिएशन ये नहीं, नेचर कैसे क्रिएट करता है, और उस नेचर की क्रिएशन को जब बॉडी के अंदर किसी अननेचुरल कॉज की वजह से, जैसे कि अननेचुरल बिहेवियर की वजह से हम कोई भी गलत हरकत करते हैं, या कोई भी हम अननेचुरल चीज़ को बॉडी में इंटर करने देते हैं, अननेचुरल चीज़ जैसे कि हमने टोबैको यूज़ किया या फिर अल्कोहल का यूज़ किया, ये बॉडी के लिए नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, और ये बॉडी के अंदर जाकर हमारे सेल्स को नेचुरली उनके जो नेचर्स के अंदर है किस तरीके से डिस्ट्रॉय पैदा करते हैं। हम उस सेल्स को किस तरीके से फिर रिकवर करेंगे, रीएस्टैब्लिश करेंगे, और बॉडी को सेफ करेंगे, सेफ मोड को ले जाएंगे। तो ये हमारी स्टडी है, क्रिएशन ऑफ लाइफ में अलग एक प्रेजेंटेशन तैयार है, और ये सिर्फ मंडे को ही इस टाइप की फिलॉसफी की क्लास होंगे, जो सेल्स पे भी रिलेटेड होंगे, डीएनए पे भी रिलेटेड होंगे, और नेचर्स पे होंगे, और ख़ास करके फिर आप देखेंगे यहाँ पे होगा तमाम से जो भी हमारे डिस्कशंस के पॉइंट हैं साइंस को लेकर के और ईएच से रिलेटेड, वो सारे मंडे को ही हुआ करेंगे। द टर्म्स इज अ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक एपिस्टेम नॉलेज एंड लॉग रीजंस, and accordingly the field is the sometimes referred to as the theory of knowledge। एंड लॉग्स, रीजंस, यहाँ पे क्या है, नॉलेज एंड रीजंस, एंड अकॉर्डिंग द फील्ड्स इज समटाइम्स रेफर टू एज द थ्योरी ऑफ नॉलेज। एक मिनट नोट करें। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, एंड लोगोस रीजंस एंड अकॉर्डिंग टू द फील्ड इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द थ्योरी ऑफ नॉलेज। हमें क्या है, रीजंस, नॉलेज, थ्योरीज ऑफ नॉलेज, मेटेरियल का और फॉर्मेसी के थ्रू गेन करेंगे। व्हाट इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी? accountability, the branch of philosophy dealing with the studies of knowledge, the philosophy dealing with the studies of knowledge, deal करता है philosophy ब्रांच है, डीलिंग करती है इस स्टडीज किस बेस पे, नॉलेज, थ्योरी, थ्योरी ऑफ नॉलेज, जो लिखा है उसके बारे में नॉलेज मिलती है, किसने लिखा, कैसे लिखा, किस पर्पज पे लिखा, आस्किंग, फिर उस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन,
किसी भी साइंस, किसी भी पैथी को डेवलप करने में क्वेश्चंस बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर क्वेश्चन नहीं आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाएं, उसका आंसर निकालते जाएं, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आप किसी भी जैसे कि हमारी ही आदत है, हम खुद इस पैथी को लेकर तमाम से क्वेश्चन खुद से कर रहे हैं। जब तक हमारे पास बुक थी, बुक खरीदते रहे, लेकिन जब से इंटरनेट आया, इंटरनेट पे सारी क्वेश्चंस को डालते रहे। यहाँ पे साइंटिस्ट के बहुत सारे रिसर्च मौजूद हैं। हमें कई बार होता है कि हम टॉपिक ये आपके जो लेक्चर्स तैयार हैं उसको स्टडी करने का टाइम नहीं हो पाता। एक बार तैयार हो जाता है, कोई चीज़ माइंड में आ जाती है, तैयार करके रख देते हैं किनारे, फिर बाद में। लेकिन जिस वक्त कई बार होता है, सुबह जैसे ही हमारा कंप्यूटर खुलता है, कई इंस्टीट्यूट और कई फार्मा के जो हमने लॉगिन कर रखा है, उनके नए रिसर्च सामने आ जाते हैं हमारे। और वो रिसर्च आने के बाद वो जैसे ही हम ओपन करते हैं, उनके अंदर से अंदर चीज़ें निकलती जाती हैं, जिसमें कब टाइम निकल जाता है, उसमें पेशेंट भी होते हैं, उसमें आपके लेक्चर्स में तो पता नहीं चलता। इसलिए आपके पीडीएफ जो तैयार है, प्रेजेंटेशन जो आपको देना चाहिए, वो टाइम नहीं पाता उसे अलग करने के लिए। तो ये हमारे साथ अक्सर होता है। सुबह जैसे ही पहला कंप्यूटर हम ट्रेनिंग खोलते हैं, वो सारे अलर्ट्स आने लगते हैं, तो उनकी स्टडी में थोड़ा टाइम निकल जाता है। या फिर उनको क्या कहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी कॉपी जा करके हम कलेक्ट करते चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से जैसे कि ब्लड से आप ले लेते हैं, ये जितने भी वर्ड्स के हैं, डिक्शनरी है, ये डॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है अलर्ट से आई हुई हैं, और हम स्टडीज़ के लिए कॉपी करके रखी है, लेकिन टाइम नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। यहाँ पे काम करें, क्वेश्चन आस्किंग, और फिर हमारे खुद के इनमें स्टडीज़ करने के बाद हमारे खुद के क्वेश्चन होते हैं, खुद से क्वेश्चन होते हैं, फिर उन क्वेश्चन को हम सर्च करते हैं, और फिर इसके अकॉर्डिंग और अपनी मेडिसिन को करते हैं। देखते हैं कि हमने पेशेंट को दिया तो ठीक तो हो गया, लेकिन इसके अंदर इसका कारण बहुत ज़्यादा। आज एक और चीज़ हम आपको बता रहे हैं। हमारे पास इस वक्त एक और केस सक्सेसफुल हुआ। तीसरी बार हमने रिपोर्ट कराई, वो वेट बढ़ रहा था, और उसने हमसे थायराइड की मेडिसिन लिया था, ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन आज भी उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई, कोई थायराइड नहीं है। हाँ, पीसीओडी का एक क्लू मिला, नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइड, ये ब्लड के अंदर शो किया, जिस पे स्टडीज पे पाया गया कि कोई पुराना इन्फेक्शन पीसीओडी का भी हो सकता है, या बोन मैरो से रिलेटेड हो सकता है, जिस पे आगे फिर टेस्ट के लिए भेज सकते हैं। हाँ, ये है हिस्ट्री उनकी फैमिलीज के अंदर। शुगर था, लेकिन अभी यहाँ पे शुगर नहीं आया था, 1 साल पहले सिर्फ शुगर की स्टडी। हाँ, इसमें पीसीओडी का फीमेल के साथ है, क्योंकि उसका पीरियड कभी रुक जाता है, कभी बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पहले तो उसका थायराइड था, थायराइड बिल्कुल अच्छा हो गया, 1 साल हो गया है। हमने 3 बार रिपोर्ट कराई, 3 बार नॉर्मल रिपोर्ट आ गई। ईएच का ही तो ट्रीटमेंट हुआ। ईएच की मेडिसिन अब थायराइड की बंद करके पीसीओडी की शुरू की गई। पीसीओडी ओके हो गया। अब वो हम कल रिपोर्ट डाल देंगे, सॉरी रिपोर्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट दिखा दी है। उनसे कहा है कि रिपोर्ट आप हमारे व्हाट्सएप पर डाल दें, तो वो हम रिपोर्ट आपको दे देंगे। और उसका ट्रीटमेंट है जो हमारे रजिस्टर्स के अंदर नोट है, उसकी जो है हम आपको शॉर्ट स्क्रीन शॉट लेके हम देंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट। जी 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 जी। हाइपर था, हाइपर था। जी, नहीं नहीं, तो आप दवा लेके छोड़ देते होंगे, कंटिन्यू रखें, एक D5 में बना के कंटिन्यू चालू करें। ये पेशेंट का कंटिन्यू D5 में चल रहा था ट्रीटमेंट, और उसी का बच्चा था जिसे एपिलेप्सी था। एपिलेप्सी बाय रिपोर्ट बिल्कुल क्योर हो चुका है, और जिसे इंसेफ्लोग्राफी कहते हैं, उसके साथ क्लियर हो गया है कि अब कुछ नहीं बचा। तो ये पूरी फैमिली इलेक्ट्रो पे फुल फेथ करती है, और ट्रीटमेंट लेती है। हर छोटे से छोटे मर्ज में भी इलेक्ट्रो का ही ट्रीटमेंट ये लेती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बार बार वहाँ पे रहता है। और फिर हमने स्टडी किया कि आखिर ये चीज़ क्यों उसके अंदर है, वेट गेन हो रहा है। तो
ये कई बार पहले भी हो चुका है, बीच में सही हो जाता है। अब डिसीजन ये लिया गया कि इन्हें सोनोग्राफी कराई जाए, कम होल अटैमिन की, और शुगर टेस्ट कराया जाए। हो सकता है शुगर यहाँ पर। और दूसरा नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइट आने का मकसद ब्लड से रिलेटेड कहीं पे क्रोनिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। उनकी माँ को बाद पहले कैंसर भी हुआ था, तो हो सकता है कैंसर भी हो। ये एक डाउट जा रहा, क्योंकि उसमें दिया गया है, स्टडीज के अंदर पाया है कि कैंसर भी कॉज हो सकता है, ल्यूकेमिया भी हो सकता है, थैलेसीमिया भी हो सकता है। नार्मोसाइट ये रिपोर्ट में आया है। तो यहाँ पर हमेशा हमारा क्वेश्चन खड़ा रहता है कहीं पे भी किसी भी केस को। एक खुद के अभी हमने एक कैंसर का भी केस लिखा है, कैंसर मैंडिबुलर जॉ का है, जिसके अंदर टूथ कुछ प्रॉब्लम थी डेंचर के अंदर, तो उन्होंने वो एक टीथ को निकलवा दिया, जिसके बाद ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो टेस्ट कराया, बायोप्सी कराया, उसमें कैंसर पाया गया। तो वो भी एक ट्रीटमेंट चल रहा है, वो चल रहा है गोरखपुर में। गोरखपुर के अंदर जरूर एक स्टेशन है, वहाँ चल रहा है। तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिला, और एक हफ्ते के अंदर बेहतर रिजल्ट शो होगा। तो कहने का मतलब है कि आप क्वेश्चन करें। अभी रात सुबह फ़ोन आया कि रात में ब्लीडिंग हुई थी, ब्लीडिंग का कॉज देखा गया, तो बच्चे ने कहा ब्लीडिंग हुई है, तो ब्लीडिंग के साथ साथ ये पूछा गया क्या था, तो उसमें पीसेस निकले, जो कैंसर के पीसेस थे वो टूट कर निकले। जैसे कि एना सिद्धार्थ ने अपनी बुक में लिखा है कि फ्लावर, जो फ्लावर होता है, ये गोभी जो आती है, फूल गोभी जिसे कहते हैं, उसके लाइक, हाँ कॉलीफ्लावर, सॉरी नाम इस वक्त नहीं याद आ रहा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नाम याद नहीं रहा, कॉलीफ्लावर। तो उसका जो फ्लावर आप देख लें तो सेम कैंसर ऐसे ही दिखता है। तो उसके जबड़े के अंदर भी हमने ऐसे ही देखी वाइटनेस, क्रीमी कलर की। जब हम मेडिसिन देते हैं, ये आपके दिल्ली के अंदर भी आज से करीब 4-5 साल पहले एक कैंसर का केस था, एक्सटर्नल जॉ का, टोबैको की वजह से हो गया था, एक्सटर्नल था वो। उसमें जिसने NHM ऑफ इंडिया की तरफ से हमने मेडिसिन प्रोवाइड कराई थी, उनसे भेज करके वहाँ मंगवाया था। उन्होंने कहा था टुकड़े के पीस के हिसाब से एक बड़ा सा टुकड़ा गया, उनकी इमेज भी उन्होंने भेजी हमारे पास, और पूरा एकदम वो जगह खाली हो गई। मीन्स कैंसर को काट कर ऑपरेट करके निकालता है यहाँ पे मेडिसिन। फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या हुआ, S5C5L1 A3G और RE का पेंट साइड पे लगाया जा रहा है। कहना यह है कि वहाँ भी चेक किया गया आखिर क्या कंडीशन थी। कैंसर एक टॉक्सिक एलिमेंट है, हमारी मेडिसिन बॉडी के अंदर टॉक्सिक को रुकने देती है, वो ईजिली जो भी सरफेस होता है वहाँ से रिमूव करती है। तो एक आस्किंग सच, तो यहाँ पर ये एक हमें एक्सपीरियंस है। कहना यह है कि हम अपने क्वेश्चन को हर इस जगह पे पाते हैं। ये मत सोचें कि कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा। आज हम आपके सामने जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये हमारे साथ बहुत हुआ शुरू में, इंक्वायरीज हुई, इंक्वायरी के जवाब देते गए, सभी सेटिस्फाई होते गए। तो ये अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और आंसर को तैयार रखें। अगर नहीं मिलता है किसी से भी पूछें, नहीं मिलता है मुझसे पूछ लें। हो सकता है उस वक्त हम, जैसा अभी कॉलीफ्लावर का था, फ्लावर कह के चुप हो गए, जहन में नहीं आती चीज़ें, क्योंकि दिन भर थकान इतनी ज़्यादा होती है, बहुत सी चीज़ें मेडिसिन हो जाए, तो हो सकता है उस वक्त हम ना दे सकें। सेकंड टाइम कल उसका कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे लिए तैयार करें, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। हम कभी नहीं घबराएंगे, आप पूछने से ना आकर पीछे हटें। तो आप क्वेश्चन तैयार रखें, जैसे अपने आस्किंग सच क्वेश्चन एज व्हाट इज नॉलेज, ओके, हाउ इज नॉलेज एक्वायर्ड, हम उसके बारे में कितना नॉलेज एक्वायर करते हैं कि अपने कब्जे में लेते हैं। व्हाट डू पीपल नाउ, और लोग उसके बारे में क्या जानते हैं, जैसे कि ये व्हाट इज नॉलेज, इलेक्ट्रो की क्या नॉलेज है लोगों के पास, हाउ इज नॉलेज एक्वायर्ड, इसके बारे में हमारे पास कितनी नॉलेज है इलेक्ट्रो की, व्हाट डू पीपल नाउ, और पीपल लोग कैसे जानते हैं इसके बारे में, हमें लोगों को कैसे इंट्रोड्यूस कराना है। पहले हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते थे, लोग मुंह बना लिया करते थे, मुझे बहुत शर्म आती थी कि मुझे इलेक्ट्रो होम्योपैथ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब हम पैथी की तरफ नजर डालते थे तो हम बहुत अपने आप पे, और जैसे कहते हैं फेथ, फक्र था, गर्व था मुझे कि नहीं, हम एक ऐसी साइंस की तरफ हैं जो साइंस नेचर से है और नेचुरली
क्योर कर रही है, और ऐसी बीमारियों को क्योर कर रही है, ऐसे डिजीज को क्योर कर रही है जिसमें कोई किसी व्यक्ति में इलाज नहीं है। हम एक सुपर नेचर मेडिसिन के अथराइज पर्सन है। ओके, अब उसको हम फिर किस तरीके से लोगों के सामने पुटअप करें, लोगों के सामने एक्सप्लेन कैसे करें? तो हम पहले अब क्या कहते हैं सीधे, आपकी मेडिसिन क्या है? हमारी मेडिसिन ईएच सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। अब उनको पूरा फॉर्म तो मालूम नहीं है। ईएच सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या होता है, ये कैसे काम करती है, ये क्वेश्चन पूरा होता है वहाँ पे। ये हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे कि हमारी बॉडी है, इनके अंदर 3 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। कोई भी सॉलिड, कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल से बनता है क्या, सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है कंस्ट्रक्शन, पूरी बॉडी मीन्स इस तरीके से। और ये जो सेल है, सेल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, उन 3 पार्ट को हम मैनेज करते हैं, जैसे कि आप अपने घरों में या अपने गाड़ियों के अंदर मैनेज करते हैं। क्या मैनेज करते हैं? नेगेटिव, पॉजिटिव एंड अर्थिंग, इनके समझाने के लिए। तो हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है। क्या? हाँ हाँ हाँ, मालूम है, थोड़ा किसी को पता होता है तो वो कहते हैं हाँ। तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, नेचर से ली गई इलेक्ट्रिसिटी बॉडी को मैनेज कराते हैं, और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को हम मैनेज करते हैं बॉडी के अंदर। और जब ये मैनेज हो जाता है तो कैंसर जैसी बीमारी भी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, बिल्कुल नेचुरली क्योर हो, लेकिन उसके लिए टाइम देना जरूरी है। अब पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई हो, हो, अब आप उसको मैनेज करने जाओ तो बिल्डिंग तो गिरी जाएगी। तो उसके लिए टाइम होना चाहिए। जैसे कोई भी पुराना कंस्ट्रक्शन हो, उसको बहुत दिनों से देखा नहीं गया हो, हर तरफ से उसकी ईंट खिसक गई हो और स्ट्रक्चर बाकी रह गया हो, अब आप उसको रिकवर करने जाएंगे, उसको सही करने जाएंगे, तो आपकी मतलब वो बिल्डिंग गिर ही जाएगी। तो इसका फर्स्ट स्टेज है कैंसर में लाइक ए एब्सेस। सेकेंड है मे बी क्योर 50% एस 50% नो। थर्ड स्टेज मे बी 1% चांसेस, बट जब तक वो रहेगा ईजली सेफ रहेगा, और ईजली मीन्स जो स्मेल है उससे वो कंट्रोल में आ जाएगा। कई पेशेंट हमारे ऐसे भी थे जो बहुत ही लास्ट में मिले, तो उसमें जो बैड स्मेल होती थी, घर वाले उसके पास बैठ नहीं पाते थे, तो वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो गई। लोग इजली उनके साथ बैठ सकते थे, पेशेंट भी उठ के बैठने लगा, और फिर एक दिन आराम से सोता ही रह गया। तो ईएच की मेडिसिन में जो अगर किसी को कैंसर हुआ है, लास्ट स्टेज में हुआ है, तो ईजी मौत जो कहते हैं, ईजी मौत, बहुत ज़्यादा उसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आसानी क्यों होती है? क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाती है, पेशेंट रिलैक्स में आ जाता है, और घर वाले भी परेशान नहीं होते। बॉडी में पूरी तरीके से फैल गया है, हम उसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे तो मरना है ही है, लेकिन ये है एक तड़प के मरना, एक इसी, 2 चीज़ें। तो ईएच सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आखिरी स्टेज में अगर ट्रीटमेंट दिया जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस में कमी आ जाती है। ओके, हाउ इज नॉलेज एक्वायर्ड? हम कैसे इसके बारे में नॉलेज एक्वायर करें, चाहे कैंसर हो गया हो, या पीसीओडी केस हो, या कोविड-19 का केस हो, किसी भी टाइप का है, उसके बारे में नॉलेज कैसे एक्वायर करेंगे, और फिर मेडिसिन को किस तरीके से हम उस पर अप्लाई करेंगे। व्हाट डू पीपल नाउ? और फिर लोग इसके बारे में कैसे जानते हैं? हाउ डू वी नाउ व्हाट वी नाउ? हम क्या जानते हैं इसके बारे में, और हम क्या और जान सकते हैं, और अभी क्या बाकी है इसके बारे में मुझे जानने की ज़रूरत है। एन एग्जाम्पल्स देखिए, हम या कोई भी जिस वक्त अपने आप को कंप्लीट डॉक्टर समझ लेगा, उस वक्त वो ख़त्म है, सिर्फ डॉक्टर बन के रह जाएगा। अगर ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहता है, इंसान हमेशा स्टूडेंट बनकर, स्टूडेंट, यहाँ तक कि अगर अपने से जूनियर से भी कुछ मिलता है उसे गेन करने की कोशिश करें। और कई लोग हमारे साथ थे, उन्होंने यही कहा कि सर ये ये बुक अच्छी नहीं होती है, ये बुक अच्छी नहीं। हमने हर बुक की स्टडीज़ की कोशिश की,
जो भी बुक हाथ लगी, चाहे वो किसी पर्पज़ की हो, चाहे अपनी मेडिसिन से लेवल हो, चाहे अदर साइंस की लेवल्स हो, यहाँ तक कलर थेरेपी की भी बारे में हो, या एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर के बारे में भी हो, थोड़ी बहुत उसकी बुक की स्टडी ज़रूर किया। और अगर किसी फिलोसफर हो, जैसे विवेकानंद है या फिर और भी इस टाइप के लोग हैं, उनके भी आइडियाज़ को पढ़ना ज़रूरी होता है अगर इंसान सक्सेस होना चाहता है। तो कहना है कहीं पे भी छोड़िए नहीं, किसी की बुक, किसी की चीज़ों को आप ख़राब मत करो, उसके बारे में जानने को, अगर कोई ख़राब कहता है उसके तरफ और बढ़ो, उसको देखने की कोशिश करो, इसमें बुराई है तो क्यों बुराई है और किस लिए बुराई है, और इस बुराई में क्या कोई अच्छाई ज़रूर छिपी हो। हर चीज़ बुरी नहीं होती, तो उस अच्छाई को लेने की कोशिश करें। और डेवलपमेंट वहीं से होता है जब हम किसी डेप्थ में से किसी चीज़ को निकाल करके ऊपर लाते हैं, बाहर लाते हैं, उसे डेकोरेट करते हैं और लोगों के सामने जब पुटअप करते हैं तो वो चीज़ अच्छी तरीके से डेवलप भी होती है, लोग भी डेवलप होते हैं उसके साथ। जैसे कि इलेक्ट्रो किसी वक्त में लोग कहना नहीं चाहते थे, झूला छाप कह जाते थे, बोगस डॉक्टर की लिस्ट में आते थे, लेकिन आज इतना हो गया है लोगों की कोशिश से इलेक्ट्रो कि पकड़े। अभी आपको ताज्जुब होगा कि हमारे पास एक फ़ोन आता है, BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन हैं, कंप्लीट हैं, दिल्ली में ही प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने कहा कि सर मुझे इलेक्ट्रो में प्रैक्टिस करनी है, इसके हम बहुत स्कोप देख रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, कह रहे हैं आपकी हेल्प चाहिए और हमें स्टडीज़ करना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा मुझे सर्टिफिकेट भी चाहिए। हमने कहा ये सर्टिफिकेट तो हम नहीं दे पाएंगे, हम सिर्फ आपको एजुकेशन दे सकते हैं और हम तक जो नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रैक्टिस लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे जो भी है। तो कहा ठीक है हम कर लेंगे और आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। और तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा वीडियो लेक्चर होता है वो आप कर लेंगे। कहने का मतलब है कि इसमें BUMS भी आ रहे हैं। आज जो साइंस फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी के लोग भी आ रहे हैं इसमें। और सैटरडे के क्वेश्चन में, सैटरडे का जो प्रोग्राम हमारा चल रहा था आज से करीब रमज़ान से पहले, उसमें कई एक ऐसे थे जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, वो भी EH की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो EH आज एक अच्छे दौर में जा रही है, बस हमें इसे और अच्छी तरीके से अपने आप प्रोड्यूस करना है, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम व्हाट इज़ नॉलेज, हाउ इज़ नॉलेज एक्वायर्ड, व्हाट डू पीपुल नाउ। ये मुझे ये तीन चीज़ें यहाँ पे लिखनी चाहिए। हाउ डू वी नाउ, व्हाट वी नाउ, एन एग्जाम्पल्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी इज एट दीज पेपर ऑन द सोर्स ऑफ नॉलेज। Ethics, ethics now. One, the study of what is right and wrong, क्या गलत क्या सही इन ह्यूमन बिहेवियर। अब EH के अंदर देख लें क्या रॉन्ग है, क्या सही है, राइट है। अब राइट में क्या है, हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है, हम अगर उस पर फोकस करते हैं। अगर किसी पेशेंट को रिजल्ट नहीं आता है, उसकी स्टडीज करें, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या वजह है। एक पेशेंट को दिया है वही मेडिसिन काम करिए, दूसरे पेशेंट को सेम डिजीज सेम चीज़ लेकिन काम नहीं करें, तो इसका क्वेश्चन हम इसमें क्वेश्चन करें, इसे मैनेज करें, इसे कोशिश जानने की कोशिश करें। नहीं समझ में आ रहा है, सीनियर से बात करें, क्या फिर सर ऐसा क्यों हो रहा है हम। और ये चीज़ रिसर्च सेंटर्स वालों से भी बात में आई सामने कि एक की मेडिसिन एक की जगह पे अच्छा काम करती है, लेकिन दूसरे बंदे को वो काम नहीं करती। जो रीजंस है आपको हमने बताया है पहले, आगे भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो फिलॉसफी का चल रहा है कि क्यों, और बीच बीच में हमारा आता ही रहता है कि टेम्परेचर वगैरह की वजह से भी होता है, और हमारे एरियाज की वजह से भी होता है, जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से भी होता है। तो यहाँ पर द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, हम अगर रॉन्ग हैं क्यों रॉन्ग हैं इन ह्यूमन बिहेवियर। कोई भी चीज़ है हमारे बिहेवियर के साथ रॉन्ग और राइट कैसे लगी हुई है, तो यहाँ पे इसे नीति शास्त्र और मानवीय व्यवहार में उचित अनुचित की मीमांसा। दूसरा है बिलीव्स अबाउट व्हाट इज मॉरली करेक्ट और एक्सेप्टेबल। अब इसमें बिलीव्स कैसे किया जा सकता है, जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या कोई कैसे भरोसा करेगा व्हाट इज मॉरली करेक्ट, और ये किस तरीके से करेक्ट हो सकता है और एक्सेप्टेबल हो सकता है। अगर ये मॉरली करेक्ट है, करेक्ट और या एक्सेप्टेबल है, बॉडी अगर एक्सेप्ट कर रही है
तो वो पेशेंट अच्छा होगा, उसे रिस्पॉन्स मिलेगा, फायदा होगा और पेशेंट आगे तारीफ करेगा। अभी आज एक पेशेंट और था हमारे पास, और जैसे कई चिकनगुनिया जैसे कहते हैं, तो चिकनगुनिया पिछले लॉकडाउन में हुआ था, अभी कहीं से सुनकर वो आया था करीब 1 महीने पहले। तो उस पेशेंट के लिए फीमेल थी, उनके हस्बैंड जी है वो आकर के पहले क्लिनिक देख के फिर आए, तो आए मिले के बाद मेडिसिन से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था, स्टडी करते जा रहे थे, लेकिन फ़ायदा क्यों नहीं आ रहा था? रिपोर्ट जहाँ से उन्होंने कराई थी। अब यहाँ एक ख़ास चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, रिपोर्ट्स आप अच्छी जगह कराएं, थोड़ा पैसा लगता हो लगे, लेकिन स्टैंडर्ड रिपोर्ट लें। नार्मोसाइड, नार्मोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, ये चीज़ें जो है हाइपोक्रोमिक, ये जो वर्ड्स हैं मार्कोलॉजी है, आरबीसी मार्कोलॉजी। अब बहुत से लैब वाले इस चीज़ को देते नहीं हैं। आज एक लैब वाला भी हमारे पास आया और कह रहा था कि आपके पास खोलना चाहते हैं, क्या आप कोऑपरेट करेंगे? मैंने कहा देखिए रिपोर्ट ये है और इस रिपोर्ट में ये चीज़ आती है, अगर ये रिपोर्ट आपके वहाँ से मिलेगी तो हम आपको कोऑपरेट कर सकते हैं, वरना फिर नहीं। क्योंकि हमें एक पेशेंट में इस तरीके से रिजल्ट मिला, उसे सूरत के अच्छे से टॉप डॉक्टर्स की फाइल थी, लेकर आई और आकर के टेबल पर रख करके वो लेट गए, यहाँ तक कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे। रीज़न हाइपोक्रोमिक, कार्डियक इन्फ्लेमेशन था और जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस भी थी, जल्दी थक जाते थे। 1 हफ्ते की मेडिसिन में वहाँ पे पिलाया, उससे उठ के बैठी और चल करके फिर गई, क्योंकि रिक्शा उसका नहीं था, तो वहाँ पे रिक्शा दूर से मिलता है, रिक्शे तक चल के गई। और कहना ये है उसका फीवर वहीं बैठे बैठे हमारे वहाँ क्लिनिक पे ही उतर गया। 1 हफ्ते के बाद वो नॉर्मल चल के आई, और क्योंकि हमारे क्लिनिक से कम वो 15-20 मिनट पैदल की दूरी पे रहती है, पैदल चलने, तो वो चल के आई। कहती है कि अभी चलने में थकान भी नहीं लगता है। उस रिपोर्ट के अंदर हमने देखा ये चीज़ें थी और मुझे रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी। दूसरी जगह पे हम कराते थे, फिर रिपोर्ट वहाँ कराने लगे। सारे पेशेंट में अभी जो पेशेंट में हमने थायराइड के बारे में बताया, और कहीं पे अगर वो रिपोर्ट होती तो ये चीज़ सामने नहीं आती, जो नॉर्मल जो चीज़ है। तो कहना है कि रिपोर्ट अच्छी होना चाहिए जिसपे आप बिलीव कर सको और सेटिस्फाई हो सके, तब जा करके अच्छा ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं और उस पर पेशेंट बिलीव कर सकता है जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और उससे रिजल्ट मिलेगा तो बिलीव करेगा और हम भी करेक्ट ट्रीटमेंट दे सकेंगे जो एक्सेप्टेबल होगा पेशेंट के लिए। और दूसरा पेशेंट जो था, स्वेलिंग थी, उसकी रिपोर्ट हमने पुरानी एक्सेप्ट कर ली, जो किसी और डॉक्टर ने की थी, लेकिन उसमें यूरिक एसिड नॉर्मल बता रहा है, थायराइड नॉर्मल बता रहा है, सारी चीज़ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसे जॉइंट्स पेन है, कंजेशन है, चिकनगुनिया से कंटिन्यू बना हुआ है। कैल्शियम रेगुलर देते रहते हैं, जो भी मेडिसिन जहाँ पे जाती है ट्रीटमेंट के लिए, पेन किलर देते हैं। 1-2 साल के नियर अबाउट बता रहे हैं कि ये चीज़ हो गई। हमने मेडिसिन शुरू किया, दर्द में तो कोई ख़ास आराम नहीं मिला, ऑयल दिया लगाने से, उससे थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन इतना हुआ जो उसके जॉइंट्स में स्वेलिंग थी वो निकल गई। लेकिन आज हमने उसका ट्रीटमेंट, आज नहीं कल शाम को उसका ट्रीटमेंट हमने बदल दिया। कल वो लेडीज़ आई थी, आज उसके घर वाले आए थे, उन्होंने पूरी बात बताई उसकी। कहना यह है कि जब हमने उनका ट्रीटमेंट चेंज किया और दोनों दोनों आर्म्स ऊपर ले जाना मुश्किल था, उस कंडीशन में आज कहते हैं कि उसका हाथ अच्छा सा खुलता हुआ ऊपर गया। तो कहना यह है कि हमारी मेडिसिन जो कंजेक्ट करती है आर्म्स को, उसको बिल्कुल ओपन करती है। अब यहाँ रिपोर्ट क्या हुई? रिपोर्ट नॉर्मल देख करके हम ट्रीटमेंट चेंज कर दिया, अपने हिसाब से दिया कि यही चीज़ हो सकती है, यूरिक एसिड हो सकती है, जॉइंट्स को लॉक कर रही है, ब्लॉक कर रही है जॉइंट्स को, उसे रिमूव करो। यूरिन पास होना शुरू हो गया, स्वेलिंग और तेज़ी के साथ रिमूव होने लगी। तो रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, तब जा करके हम बिलीव कर सकते हैं और पेशेंट भी हम पे बिलीव कर सकता है। रिपोर्ट ऐसी हो जिस पे हम बिलीव करें और पेशेंट हम पे बिलीव करेगा। करेक्ट रिपोर्ट होगी तो करेक्ट हम उसका एक्सेप्टेबल हम ट्रीटमेंट भी दे सकेंगे। ओके, एथिक्स, फील्ड ऑफ स्टडीज, डिस्कशन, ethic or moral philosophy is a branch of philosophy that ethic or moral
philosophy is a branch of philosophy ही एक ब्रांच है philosophy की that involves systematizing, defending and recommending concept of right and wrong behavior. क्या कहते हैं? involves systematizing, defending डिफेंड कर एंड रिकमेंडिंग जो रिकमेंड करते हैं concepts of right and wrong behavior. The field of ethics, along with aesthetics, concern matters of value. These fields comprise the branch of philosophy called axiology. How do you define ethics? Ethics is based of well-founded standard of right and wrong that prescribing what humans ought to do. क्या है यहाँ पे? Ethics is based on well-founded अच्छी तरीके से standard of right and wrong. Standards right and wrong क्या सही है क्या गलत है prescribe that prescribe ought to do human ought to do usually in terms of right क्या करता है terms of right obligation benefits of to societies fairness or specific virtues. Being ethical is doing what the law requires. Ethics consists of the standards of behavior our societies accept. Ethics consists of these standards of behavior our society accept. अब यहाँ क्या हुआ? एथिक्स में हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, हमारा जो ट्रीटमेंट का सिस्टम है वो किस तरीके का है, हम सोसाइटी में किस तरीके का उसका बिहेवियर प्रोड्यूस कर रहे हैं और सोसाइटी उसे किस तरीके से एक्सेप्ट कर रही है. तो हम जिस तरीके से स्टडीज स्कैन करते हैं उस तरीके से हम ट्रीटमेंट दे पाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेवियर करते हैं. और मेडिसिन का बिहेवियर अगर पेशेंट के साथ अच्छा है तो पेशेंट उसके साथ बिलीव करता है और जुड़ता चला जाता है. वरना फिर अगर एक पेशेंट वापस जाता है तो 10 पेशेंट को रोकता है. एक पेशेंट अगर सक्सेस होता है 10 पेशेंट को लाता है. 10 में से अगर एक अनसक्सेस होता है तो वो 10 कम से कम आपकी ओथ में है, गवाही में है कि आप मेडिसिन अच्छी है, किसी वजह से काम नहीं कर पाई. तो यहाँ पर हमें एथिक्स को ध्यान रखना है. पॉलिटिक्स अब हमारी मेडिसिन के साथ भी पॉलिटिक्स है. पॉलिटिक्स मीन्स पॉलिटिक्स फ्रॉम ग्रीक पॉलिटिक affair of the cities is the set activities that are associated with the making decisions in group or other forms of power relation between individuals such as the distribution of resources of status. यहाँ with making decisions पॉलिटिक्स में क्या है, associated with the making decisions in ग्रुप्स के लिए डिसीजन तैयार करना और अदर फॉर्म्स ऑफ पावर ऑफ रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल. अपने आप में उनका दूसरों के साथ रिलेशंस कैसा है, सच एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और स्टेटस. और उनका रिसोर्सेज क्या है, स्टेटस क्या है. तो अभी हमारी पॉलिटिक्स क्या है, हम लोग खुद ऑर्गेनाइज नहीं है एक साथ. ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है. ऑर्गेनाइज हो करके एक प्लेटफॉर्म पर भले आपस में कितनी भी डिफिकल्ट आपस में विचार नहीं मिलते, ख्यालात नहीं मिलते, आइडियाज़ नहीं मिलते, तो उसको भी हम भूल करके एक दूसरे को कोऑपरेट करें और एक दूसरे की क्रिटिसिज्म ना करें. जैसे कि कोई कहता है बोर्ड नहीं सही है, कोई कहता है यूनिवर्सिटी सही नहीं है. नहीं, हम तो हैं. अगर देखा जाए इलेक्ट्रो के अगर रूट है तो सबसे पहले यहाँ पे इस्टेब्लिश जो इलेक्ट्रो हुई वो एनएल सिन्हा साहब के वक्त से हुई. डेट भूल रहे हैं, डेट नेक्स्ट टाइम में आपको याद करके बता देंगे क्योंकि वो याद नहीं रहती डेट. तो एनएल सिन्हा साहब ने 1908 के नियर अबाउट इस्टेब्लिश किया था नेशनल यूनिवर्सिटी कैंसर यूनिवर्सिटी कुछ करके था कानपुर के अंदर, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था.
उन्होंने इसका डेवलपमेंट किया, और जिससे चाहे हमारा बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, उसी के ओरिजिन हैं सभी लोग। और अब और साइंटिस्ट है कि, लेकिन हम लोग अलग अलग हो चुके हैं। तो अलग अलग नहीं होना चाहिए, सब एक होना चाहिए। रिकग्निशन के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो ज़रूरी है। अगर हम जब तक एक साथ नहीं होंगे और एक दूसरे के पीठ पीछे अगर किसी चीज़, अगर कोई यहाँ पर रॉन्ग है तो उसे बताएं रॉन्ग है। अगर वो कुछ कर रहा है नया तो पूछे उससे क्यों कर रहे हैं नया, या इसमें क्या है, उसको समझें और समझ करके आप भी उस चीज़ को दूसरों तक एक्सप्लेन करें। तो कहना ये है कि यहाँ पे ज़रूरी है हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, मिल करके काम करना, यश के डेवलपमेंट के लिए और रिकग्निशन के लिए। मेन पर्पज ऑफ फिलोसफी, इट टीच क्रिटिकल थिंग्स। मेन पर्पज क्या है फिलोसफी का? इट टीच क्रिटिकल थिंग, बहुत डेप्थ में सोचना, बहुत गहरे विचार करना। क्लोज रीडिंग, बहुत करीब से उसको रीड करना। किसी भी, जैसे कहते हैं ना, इनका फेस रीड कर रहा है, इतने दिनों से इस चीज़ को रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लोज रीडिंग, बहुत डेप्थ में उसके बारे में जानना। क्लियर राइटिंग, और उसके बारे में लिखना। एंड लॉजिकल एनालिसिस, और उसका जो लॉजिकल एनालिसिस करना। इट यूज द अंडरस्टैंड द लैंग्वेज वी यूज द डिस्क्राइब द वर्ड। ऐसी लैंग्वेज में हमें डिस्क्राइब करना चाहिए जो यूजेबल हो, सभी की समझ में आने वाली हो। जो एंड आवर प्लेस विद इन इट, और इस तरीके से हमारा प्लेस वहाँ पर मौजूद होता है, हम क्या कर रहे हैं। डिफरेंट एरियाज ऑफ फिलोसफी आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द क्वेश्चंस द आस्क। और दूसरे फिलोसफी लोग क्वेश्चंस खड़ा करेंगे, हमारा फर्ज है जब हम उसके बारे में जानते हैं, शेयर करें और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और यहाँ पर जो है फिलोसफी पर्पस है क्या है, डिफरेंट एरियाज फिलोसफी, हमें उसके डिफरेंट एरियाज के बारे में जानना। आर डिस्टिंग्विश द क्वेश्चंस द आस्क, और उसके बारे में क्वेश्चंस को हमेशा पूछते रहें, क्वेश्चन करते रहना। फिलोसफी इन ए ओन वर्ड्स, क्वाइट लिटरली मीन्स एक नॉलेज, जो एक साइलेंट नॉलेज जो आपके अंदर छिपा है, कोई नहीं जानता। क्वाइट लिटरली द टर्म्स फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विजडम इन ब्रॉड सेंस, बहुत सारे सेंस का रखना है। फिलोसफी इज एन एक्टिविटी पीपुल अंडरटेक when the shape understand fundamental truth about themselves, the world in which the life, and their relationship to the world and each other। रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ किस तरीके। देखिए हमने जो यहाँ पर ये फिलोसफर हैं, फिलोसफर की ही पोर्ट्रेट हमने लगा रखी है, ये स्टैचू है, इसकी पिक्चर्स हमने लगा रखी है। इनके फेस को देखिए, इनके बैठने के तरीके को देखिए, ये हमेशा सोच में, डीप डेप्थ थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत गहराई में सोचते हैं। तो ये एक फिलोसफर की किसी साइंटिस्ट की एक खास पहचान है। फिलोसफी ए साइंस, फिलोसफी एक साइंस है। फिलोसफी में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ साइंस, फिलोसफी एक साइंस है खुद, और फिलोसफी में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ साइंस, फिलोसफी साइंस की साइंस, प्रोबेबली इन द सेंस दैट इट इज इन इफेक्ट द सेल्फ अवेयरनेस, हमें अपने आप में अवेयर करती है। सो द सेल्फ अवेयरनेस, ये अपने आप के बारे में लोगों को बताती है, जागरूक करती है। ऑफ द साइंस एंड द सोर्स ऑफ द विच ऑल, इसका सोर्स क्या है और इसके बारे में जरूरत क्या है। द साइंस ड्रॉ द वर्ड, जब साइंस वर्ड ड्रॉ है, वर्ड व्यू एंड मेथोलॉजिकल प्रिंसिपल